हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 6 अगस्त 2020 के न्यूज़ एंड आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो पहला एडिटोरियल है मास्टर ऑफ द स्टेज। मतलब ये मैंने सारे साइट से ही नोट्स बनाए हैं और पीडीएफ इतनी जल्दी आता नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ही देखते हैं। ठीक है, तो मास्टर ऑफ द स्टेज जो है, कल भी हमने इनके बारे में आर्टिकल डिस्कस किया था, इब्राहिम अलकाजी के बारे में। डिफाइन मॉडर्न इंडियन थिएटर फॉर अ जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट। तो अभी रिसेंटली ये 1925 के बॉर्न थे और 4 अगस्त 2020 को इनकी डेथ हो गई थी। 94 एज के थे। एंड यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि इन्होंने मतलब ही वॉज मैनी थिंग्स। ही वॉज नॉट जस्ट अ थिएटर डायरेक्टर बट अ पेंटर, क्यूरेटर और आर्किविस्ट थे। लेकिन ही वॉज प्राइमली अ टीचर, ड्रामा टीचर इनको कंसिडर किया जाता। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये थे। एंड इन हिज अर्ली ईयर्स एज एन आर्टिस्ट, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप्स में जो बॉम्बे बेस्ड था उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें बहुत सारे रिनाउंड जो आर्टिस्ट थे, जैसे एम एफ हुसैन, एफ एन सौजा एंड एस एच रजा। तो ये भी इसमें थे। लेकिन इनका जो इंक्लिनेशन था वो थिएटर की ओर ज़्यादा था। ठीक है, तो ही ऑलवेज ही फाउंड हिमसेल्फ इन थिएटर। एंड ये डायरेक्टर थे किसके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी थिएटर प्रैक्टिशनर्स होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए या जो होंगे, तो उसमें ये प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इनका रहा है। और इन्होंने कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, प्रैक्टिस फॉर द स्टेज, और काफ़ी सारे जो ड्रामास थे जैसे एकोमोडेट किया उनको, सोफोक्लस और कालिदास। ये बेसिकली क्या था, ये एन एंशियंट ग्रीक राइट्स ऑफ प्लेस हु डेवलप्ड अ ग्रीक ट्रेजेडी एज अ स्टाइल ऑफ थिएटर, एक ये होता है। ठीक है, तो पहले इनका जो इंक्लिनेशन था वो वेस्टर्न की साइड ज़्यादा था। बहुत सारे मतलब ये वहाँ के ही जो थे, जैसे जॉन ऑसबॉर्न हैं, तो इनको ये मतलब अपने ड्रामाज में डिपिक्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे इंडियन जो थिएटर है, इंडियन जो ड्रामा है, मतलब उस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, जैसे कालिदास एंड स्ट्रिंडबर्ग एंड धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जो फेमस आपने एक अंधा युग सुना होगा। अंधा युग मतलब क्या होता है, एज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इस पे मतलब ये क्या है, एंटी वॉर से रिलेटेड है। एंटी वॉर किससे, जो महाभारत है ना, तो महाभारत के लास्ट डे ऑफ द वॉर जो था उसमें एक मतलब एक तरह से बताया गया है 5 कैरेक्टर्स में, जैसे कौरवास है, पांडवास है, कृष्णा है एंड अश्वत्थामा है। ठीक है, तो ये सब क्या है इसमें है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग ये ड्रामा था। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से इसको अपने प्ले में दिखाया था। बेकेट एंड मोहन राकेश, तो मोहन राकेश का भी आषाढ़ का एक दिन जैसे था। एंड जॉन ऑसबॉर्न कर्नाड। ठीक है, तो ये है। एंड हिज प्रोडक्शन सच एज अंधा युग वर स्टनिंग इन स्केल एंड मेस्मराइजिंग इन देयर विजुअल लैंग्वेज। तो ये इनके जब इन्होंने मतलब 1977 में एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को छोड़ भी दिया था, उसके बाद भी ये डिस्कस्ड हुआ। एंड एज अ बेंच मार्क्स ईयर्स आफ्टर ही क्विट थिएटर, एंड आफ्टर 15 ईयर्स एट इज डायरेक्टर टू स्टैब्लिश द गैलरी आर्ट हेरिटेज। ठीक है, तो इन्होंने गैलरी आर्ट हेरिटेज अपनी वाइफ के साथ मिलकर ये बनाया, आर्ट हेरिटेज गैलरी इन दिल्ली। और काफ़ी सारे मतलब इन्होंने आगे भी इंस्पायर किया, न्यूमरस एग्जीबिशंस किए दैट प्रोवाइड इंटीमेट लुक एट आर्ट प्रोडक्शन इन देयर इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अलकाजी जो थे नेहरूवियन इरा के पब्लिक फिगर थे, क्विंट एसेंशियल और वाइडर एक्सपेंसेस ऑफ ग्लोबल कल्चर मतलब इन्होंने अपने शोज़ में दिखाया। हिज पेरेंट्स वर फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला। लेकिन जब पार्टीशन हुआ था तो इनकी जो मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स जो थे उन्होंने माइग्रेट कर लिया था पाकिस्तान को। लेकिन इन्होंने इंडिया में ही रहने का डिसाइड किया। एंड ही न्यू हिज भारत ऑफ कोर्स विच हैड टॉट हिम दैट आर्ट वाज अबाउट मेकिंग इट न्यू ऑलवेज। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये मनरेगा से रिलेटेड है, विद मनरेगा हेल्प। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि मनरेगा ने काफ़ी सारा जो कोविड-19 की वजह से रूरल डिस्ट्रेस हो गया था, इन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको मिटिगेट करने में काफ़ी हेल्प किया है। एंड नाउ फोकस ऑन गेटिंग पीपल बैक टू नॉर्मल वर्क। तो नॉर्मल सब कुछ हो जाए, जैसे लोग करते थे पहले काम उसी तरह से हो जाए, तो इस पे फोकस किया जा रहा है। तो अब मनरेगा की बात करें तो मनरेगा हैज़ क्रिएटेड 153.616 करोड़ पर्सनस डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अप्रैल जुलाई। ठीक है, तो अप्रैल जुलाई इस बारी की बात तो ये हो रही है। तो ये मतलब पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर था उससे उसके कंपैरिजन में काफ़ी सिग्निफिकेंट अकाउंट अमाउंट ये है ना। एंड it is necessary to note that April was a washout month with the focus of administration then on enforcing the lockdown
The 11.93 crore percentage of employment was less than half of that during the same month last year. तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि मनरेगा जिस चीज़ के लिए बनी थी एंड हैज़ डन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू इवन इन नॉर्मल टाइम्स, है ना. मतलब क्या होता है कि आपने एक टर्म सुना होगा एग्रीकल्चरल लीन सीजन. मतलब इस टाइम पे क्या होता है इस पीरियड पे कि जैसे रबी की क्रॉप्स है, ठीक है, तो रबी की क्रॉप्स को फार्मर ने हार्वेस्ट कर लिया है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसमें फार्मर्स खाली होते हैं. मतलब इतनी जल्दी से तो वो खरीफ का कुछ कर नहीं देंगे ना, उसमें काफ़ी एक कुछ गैप आता है खरीफ को प्लांटेशन करने के लिए. तो उस दौरान क्या करते हैं ये लोग जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं मनरेगा में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. इसी गैप में इस दौरान जो रूरल एरियाज़ में सारे जो हैं वो मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं. लेकिन मतलब क्या था, जो इसका प्राइमरीली जो फोकस था वो क्या है, अगर मनरेगा स्कीम की हम बात करें तो ये क्या है, ये एज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है फॉर अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है. अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है ये, ठीक है. अनस्किल्ड रूरल वर्कर्स के लिए है. रूरल भी याद रखना, रूरल जो ग्रामीण होते हैं उनके लिए, जो मैनुअल वर्कर्स है उनके लिए. लेकिन इस टाइम में इसमें किसको ऐड कर दिया गया है, माइग्रेंट्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है. तो माइग्रेंट्स को भी ऐड कर दिया गया. अब माइग्रेंट्स जो हैं जो शहरों से वापस अपने गांव को मतलब वापस आ गए या चले गए, मतलब रिवर्स माइग्रेशन एक तरह से हो रहा है. लेकिन ये बोला गया कि बहुत सारे मतलब ये जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं और ग्रेजुएट्स भी हैं. इन्होंने भी मतलब मनरेगा के लिए इनरोलमेंट किया हुआ है. अब ये जो मतलब माइग्रेंट्स हैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब वहाँ पे कुछ खेती वगैरह करते थे शहरों में. इनमें से कोई क्या था, इनमें से कोई ड्राइवर था, कोई इलेक्ट्रीशियन था, कोई प्लम्बर था, कोई मैसन्स था, कोई कारपेंटर था, कोई दूसरा मतलब कोई स्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड था, अनस्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड या फिर लो स्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड, कोई लोडर्स थे जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे. तो इनको मतलब इसके कंपैरिजन में, मनरेगा के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही अमाउंट मिलता होगा ना. एक दिन का इनका जैसे 500 होता होगा, वही मनरेगा में जैसे 190 रुपीज़ है छत्तीसगढ़ में और 309 जो है हरियाणा में है. तो उसके कंपैरिजन में तो ये कम ही है. लेकिन फिर भी एक ये क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता, बट इसको बोल सकते हैं ट्रांसलेट्स इनटू टेम्पररी रिलीफ एट बेस्ट, ठीक है. तो टेम्पररी रिलीफ के तौर पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. एंड यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि इस मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग बाय स्टेपिंग अप एलोकेशंस फॉर बोथ मनरेगा एंड पीडीएस ग्रेन्स. बट इन द एंड पीडीएस ग्रेन्स आपको पता है ना, जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है उसके तहत, मतलब गरीब कल्याण योजना के तहत 3 और महीनों के लिए मिलेगा, है ना, गरीबों को भोजन. बट इन द एंड मनरेगा कैन नॉट बी एनी मोर देन अ स्कीम दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर लीन सीजन फॉर लैंडलेस laborers and marginal cultivators. Now the focus has to be on getting people, including the migrant laborers, back to the normal work. नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट अयोध्या. तो यहाँ पे लॉन्ग एविटेड जो रेजोल्यूशन था, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था 5 अगस्त को, एंड सेटलिंग ऑफ राम मंदिर डिस्प्यूट सिग्नलिंग न्यू बिगिनिंग, है ना. तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि जो राम जन्मभूमि टेम्पल का जो भूमि पूजन था वो ऑस्पिशियस भूमि पूजन अयोध्या में डन, मतलब ऑलरेडी इज डन, एंड द पूजन वाज डन विद प्रॉपर रिचुअल और अच्छे से वो हुआ. हिस्टोरिक इवेंट था, मार्क्स ऑफ द एंड ऑफ 35 ईयर्स लॉन्ग डिस्प्यूट. तो कल हमने इसके क्रिटिक्स पढ़े थे, आज मतलब इसके दोनों ही व्यूज़ लेके चलने चाहिए कि क्या चीज़, तभी मतलब एक बैलेंस्ड व्यू बन पाता है. तो राम जन्मभूमि मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो विश्व हिंदू परिषद और उस टाइम पे कांग्रेस पावर में थी, तो तब ये स्टार्ट हुआ था. लेकिन जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी टीम ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था कि राम जन्मभूमि टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. तो ये मतलब क्या था, इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट वहाँ से ये स्टार्ट हो गया. क्यों? क्योंकि वीएचपी ने ये मतलब कांग्रेस को एक अगेंस्ट में ला दिया कि वो जो राम डेटी हैं उनके खिलाफ है, एंड द पार्टी विद जस्ट 2 लोकसभा सीट्स एट द टाइम एज द वन स्टैंडिंग विद हिम. तो ये है द ईयर 2020 मार्क्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर अयोध्या एंड द क्रेडिट फॉर दिस गोज एंटायरली टू मोदी. यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट था तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब कुछ जगह से अपोजिशन भी थे, क्लैशेस थे, वायलेंट क्लैशेस, लेकिन इस टाइम पे नहीं हुए. क्यों? आपको कोई भी मतलब नो वन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल. इवन जो कांग्रेस लीडर है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ये बोला है कि राम इज़ एवरीवन एंड राम इज़ विद एवरीवन. शी एडेड दैट द स्पिरिट ऑफ द भूमि पूजन August 5 शुड बी एन ओकेजन फॉर नेशनल यूनिटी,
फ्रेटर्निटी एंड कल्चर कॉन्ग्रीगेशन। और उन्होंने कबीर, तुलसीदास एंड अदर जो ग्रेट सेंट्स हैं वर्जन्स ऑफ राम, तो उनके बारे में भी बोला है। इन अ वे शी हैज़ अनाउंस दैट देयर विल बी नो अपोजिशन फ्रॉम द कांग्रेस कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। तो कांग्रेस की ओर से मतलब कोई भी इसका अपोज नहीं किया गया। तो यहाँ पे यही चीज़ ये बताता है कि 1986 में अगर मतलब पहले ये चीज़ हो जाता तो आज इतना टाइम इसको नहीं मिलता रिजॉल्व होने में। राजीव गांधी अगर इसको मतलब अप्रूवल कर दे देते, तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि अभी मतलब सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पे ये मिस नहीं करना चाहिए हमें कि बीजेपी की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं बजरंग दल, तो उसको बीजेपी ने कंट्रोल में किया हुआ है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं उनको फ्लश्ड आउट किया गया सिस्टम से। एंड मोदी हैज़ गिवन अ मैसेज दैट इट इज़ विद म्यूचुअल ब्रदरहुड दैट द नेशन कैन मार्च अहेड, नॉट द with mutual enmity. It is clear that he wants to run government spirit of Jeremy Bentham principle. Jeremy Bentham का principle क्या था? Greatest good for the greatest number, greatest good for the greatest number. तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली गई है। इसी तरह से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, तो उस टाइम पे आरएसएस का ये इम्पॉर्टेंट गोल था। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था जनसंघ, ठीक है, जनसंघ की जो स्थापना की थी किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो ये बहुत ज़्यादा अपोज इन्होंने किया था कि ये 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूजन इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकी वहाँ पे डेथ भी हो गई थी प्रोटेस्ट करते करते। जनसंघ कानपुर सेशन हुआ था 1952 में, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन भी पास हुआ था स्पेशल स्टेटस के अपोज करने से रिलेटेड। लेकिन अभी बाद में क्या था कि हमने इसको फाइनली जो है, जबकि ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न भी था और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो थे इसको वो अपोज भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, एब्रोगेट इसको कर दिया गया। और ज़ीरो वायलेंस देखने को मिला बाय पुटिंग एन एंड टू डिकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम्स लाइक कॉम्प्रोमाइज पीस एंड हार्मनी ईयर्स। तो यही सारी चीज़ें बोली गई है कि ऐसा हुआ। अब यहाँ पे फ्रॉम असर्टिव एक जो मतलब जय श्री राम है, उसको जय श्री राम या फिर मतलब क्या स्लोगन के उससे बोलना चाहिए, तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है ज़्यादा। मतलब जैसे मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि जैसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। द जेंटलर सैल्यूटेशन क्या होता है? जय सिया राम कुड रिटर्न टू अयोध्या, राम राम जय राम जी की एंड जय सिया राम वर द सैल्यूशन वर कॉमनली यूज्ड इन हिंदी हार्टलैंड, है ना। जैसे हम जैसे मथुरा के साइड में और जो नेबरिंग्स एरियाज है तो वहाँ पे ग्रीट करते हैं जनरली, तो राधे राधे बोलते हैं। इन लाइफ रामा एंड सीता हैड टू पार्ट वेज बट इन फोटोग्राफ्स ग्रीटिंग एंड भजनास दे वर इनसेपरेबल, है ना। तो यही चीज़ है जैसे सियापति रामचंद्र, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। बस यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि सीता जी को मतलब यहाँ पे नहीं दिखाया गया है ज़्यादा। और ये वो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं मेनली। तो यहाँ पे अब राम टेम्पल की इतनी बातें हो रही है, तो हम टेम्पल्स का जो हमारी इंडिया में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। तो 2 ब्रॉड ऑर्डर्स हैं ऑफ टेम्पल्स इन द कंट्री, जिसको नागरा बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में एंड द्रविड़ा बोलते हैं इन द सदर्न इंडिया, ठीक है। द्रविड़ा स्टाइल साउथ इंडिया में बोलते हैं, नागर स्टाइल कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ इंडिया में। तो अभी जो राम टेम्पल है वो नॉर्थ इंडिया का है और ये नागरा स्टाइल का है, ठीक है। एट टाइम्स द बेसरा, ठीक है, विसारा या बेसर स्टाइल जो होता है टेम्पल इज ऑल्सो फाउंड एज इंडिपेंडेंट स्टाइल क्रिएटेड थ्रू दी सिलेक्टिव। इसमें द्रविड़ और नागर दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये है। तो अभी हम नागरा आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम मंदिर के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया। और नागरा स्टाइल द टेम्पल इज जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड जगती मंडपास आर प्रेजेंट इन फ्रॉम द गर्भगृह। दीज आर adorned with the शिखरा, the tallest one being above the गर्भगृह। गर्भगृह को सेंक्टम बोलते हैं। नागर स्टाइल डजेंट यूजुअली हैव एलोबरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवे। वहाँ पे कोई भी वाटर टैंक नहीं होता है टेम्पल की प्रीमिसेस में। द प्रदक्षिणा पथ इज कवर्ड। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। तो ये आपको नागरा स्टाइल के दिख रहे हैं। ये मंडपास है, यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर ये आम्ल का शेप का है, शिखरा गर्भगृह, और ये है। यहाँ पे जो द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे जैसे हम जिसको शिखरा बोलते हैं वो यहाँ द्रविड़ में क्या बोलते हैं? विमाना। ये गर्भगृह है, मंडपा है, ठीक है। और यहाँ पे गोपुरम भी है। तो यहाँ पे सेंक्टम गर्भगृह की अगर हम बात करें तो स्मॉल रूम होता है ये, वेयर द प्रिंसिपल डाइटी, जो मेन जो डाइटीज़ होते हैं डेटीज़, वो टेम्पल में रिसाइड करते हैं। देन मंडपा में क्या होता है? द पोर्टिको और हॉल एट द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल, ठीक है। इसको एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इसको बोला जाता है। डिजाइन हाउस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देन शिखरा जो होता है द माउंटेन लाइक स्पायर विच कैन हैव डिफरेंट शेप फ्रॉम पैरामिडियल
कर्विलियर, ठीक है। देन वहाँ ना होता है द माउंट और व्हीकल ऑफ द मेन डेटी प्लेस जनरली इन लाइन ऑफ स्लाइड फ्रॉम गर्भगृह। Then Nagara school is further subdivided into different school based on region like Odisha एंड खजुराहो एंड सोलंकी, ठीक है। आप द्रविड़ स्टाइल के कुछ टेम्पल्स के नाम आप बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये देख सकते हैं, जैसे कुछ कुछ का क्या होता है, यहाँ पे ध्वजा होता है, ये जो है यहाँ पे कलश होता है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये शिखर इसे बोलते हैं, एंड ये गर्भगृह है, ये रहा, ठीक है। ये होता है, ये गर्भगृह हो गया, और ये जो नीचे वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, और ये मंडपा हो गया जिसको काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं, एंट्रेंस टू द टेम्पल बोलते हैं जगती। तो ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, प्लेस इन न्यूज़ बेरूत है। तो बेरूत क्या है, इट इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ लेबनान, ठीक है। लेबनान अभी ये न्यूज़ में है, लोकेटेड ऑन अ पेनिनसुला एट द मिड पॉइंट ऑफ लेबनान मेडिटेरियन कोस्ट। तो बेरूत इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजनल सी पोर्ट है। तो यहाँ पे ह्यूज एक्सप्लोजन देखने को मिला, और 78 से ज़्यादा लोग की यहाँ पे डेथ हो गई पोर्ट एरिया में, कैपिटल बेरूत में। द ब्लास्ट वाज कॉज्ड बाय 2750 टॉन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो क्या थी, अमोनियम नाइट्रेट थी। ऐसे बोला गया था कि इसको सीज भी कर दिया गया था, लेकिन ये अचानक से मतलब इतना एक्सप्लोजन इसका हो गया। स्टोर्ड अनसेफली इन अ वेयर हाउस है ना, इस वजह से अनसेफ तरीके से स्टोर किया गया था। तो ये रहा लेबनान, ठीक है, लेबनान। और बेरूत इसकी कैपिटल यहाँ पे है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे सीरिया है, और यहाँ इज़राइल है इसके साउथ में, ठीक है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने मतलब जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से रेज़ किया है, और ये तीसरी बार ऐसा है कि जब ये लास्ट ईयर से इशू को रेज़ किया गया है। एंड ए ईयर आफ्टर स्पेशल स्टेटस इन जम्मू कश्मीर अंडर 370 वाज रिवोक्ड, चाइना ऑन वेंसडे रेज द इशू ऑफ सिचुएशन इन JNK एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन न्यूयॉर्क। तो ये बार बार मतलब कर रहा है चाइना ऐसे हरकतें। एंड चाइना वंस अगेन कॉल इंडियाज़ मूव, जम्मू कश्मीर के जो मूव है उसको इलीगल और इनवैलिडेट वो उसने घोषित किया है। एंड इंडिया रिएक्टिंग शार्पली टू दिस, हमने मतलब ये बोला है कि इसमें नो लोकस इन स्टैंड आई ऑन द मैटर इन बीजिंग। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन जो वांग बीन है, इन्होंने ये बोला है कि चाइना क्लोजली फॉलोज द सिचुएशन इन द कश्मीर रीजन एंड आवर पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू कंसिस्टेंट एंड क्लियर। यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि वो मतलब इंडिया और पाकिस्तान पे छोड़ दिया गया था कि वो डिसाइड करें कि क्या होगा, विच इज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट एस्टैब्लिश इन UN चार्टर। तो UN चार्टर में ये बोला गया है कि any unilaterally change to the status quo in the Kashmir region is illegal and invalid। तीसरी बात ये कि कश्मीर रीजन इशू शुड बी प्रॉपरली एंड पीसफुली रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। तो यहाँ पे हमारे जो अनुराग श्रीवास्तव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन, तो हमने ये बोला है कि वी हैव नोटेड द कमेंट्स ऑफ द चाइनीज़ MFA स्पोक पर्सन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द Chinese sides has no locus intesti whatsoever on this matter and it advised not to comment on the internal affairs of other nations। कि आप दूसरे nations के जो मतलब खिलाफ है जो इंटरनल मैटर्स है उसमें ना ही बोले तो बेहतर होगा। एंड इफ़ इंडिया विल नॉट टेक एनी जेन्युइन इमीडिएट स्टेप, तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।